जानजेब, अहमद शाह, अब्दुल्ला, माजिद, मुबीन, वजाहत, मुदस्सिर, एहतशाम, अहमद रज़ा, अबू बकर, काशान, दानिश, एहसन, सलमान, असद, अब्दुर्रहमान। हाँ कल भी लगा उसकी बात। अब्दुर्रहमान, उसामा याज, जुनैद हैदर, असद खान, नवीद, शायान ताज, अमजद, शहरियार, मोहम्मद अली, फैसल, मोहम्मद रज़ा, सैफुल्लाह, तलहा, अली हसन, हसन अली, असदुल्ला खान, बिलाल, अब्दुल करीम, सही है। तो कल हमने बेसिकली कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में देखा था। सही है कि कुछ प्लस माइनस के जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स है कि कॉन्कैटिनेशन कब होगी और मैथ्स के ऑपरेशंस कब लगेंगे। उसके बाद हमने कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखे थे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हमने जो देखे थे वो एक तो इक्वल टू था जो कि डबल इक्वल्स टू के साथ था, और एक इक्वल टू था जो कि बेसिकली 3 इक्वल टू के साथ था। दोनों में फ़र्क हमने देखा था कि एक दोनों का काम इक्वल करना है, लेकिन एक में वो ये चीज़ नोट करता है कि डेटा टाइप ही सेम होनी चाहिए, और एक में ये डेटा टाइप को नहीं देखता। उसके बाद हमारा ग्रेटर देन, लेस देन, उसके बाद ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और उसके बाद लेस देन एंड इक्वल टू। और हमने एक चीज़ देखी थी कि हमेशा जो लेस देन इक्वल टू दोनों साथ आएंगे तो इक्वल टू हमेशा बाद में रहेगा। इसके बाद एक और हमारे पास छोटा सा ऑपरेटर है जो कि मैथमेटिक्स का ऑपरेटर है। जी, एक हमारे पास ऑपरेटर है, ये तो प्लस है, हम सब जानते हैं, ठीक है। लेट्स से कि हम कहते हैं i इट इज इक्वल्स टू 0। अब मैं एक ऑपरेटर यूज कर रहा हूं जो इसको हम क्या कह रहे हैं, प्लस प्लस। अगर मैं इसको एंटर करता हूं और अब मैं i की वैल्यू चेक करता हूं तो i की वैल्यू क्या है, 1 हो गई। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, यानी कि ये मैथमेटिक्स है। और ये ऑपरेटर सिंपली करता क्या है, फर्ज करें लिखा हुआ है i इट इज इक्वल्स टू 0, तो बेसिकली ये ऑपरेटर क्या करता है, ये कहता है कि भाई i को बराबर कर दो i प्लस 1 के। ये चीज समझ आ रही है। वो बेसिकली क्या कह रहा है,
वो कह रहा है कि i की नई वैल्यू सेट करो, क्योंकि हम जानते हैं कि जब एक दफा इक्वल 2 है तो ये असाइनमेंट हो रही है, मतलब नई वैल्यू उसमें डल रही है। अब वो नई वैल्यू क्या है? वो नई वैल्यू कह रहा है कि जो i की पुरानी वैल्यू है, पुरानी वैल्यू में क्या प्लस कर दो? 1 प्लस कर दो। इस चीज को शॉर्ट हैंड में लिखने का तरीका क्या है? i प्लस प्लस। इसको फिर से देखते हैं। अब मैं कहता हूं i इज इक्वल्स टू i प्लस 1, तो इस वक्त i की वैल्यू क्या है? 0। तो अब इस i की जगह क्या आएगा? 0। 0 प्लस 1 1, तो i में क्या सेट हो गया? 1। तो हमने देखा i में 1 सेट हो गया है। हम ये स्टेटमेंट दोबारा चलाते हैं। अब देखें क्या हो रहा है। अब i के अंदर क्या है? 1, तो 1 प्लस 1 2, तो i में क्या सेट हो जाएगा? 2। तो हम फिर से एंटर करते हैं, तो अब i में क्या सेट हुआ? 2। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इस पूरे सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म क्या है? अब मैं इसको कहता हूँ i इज इक्वल टू 0, अब मैं कहता हूँ i प्लस प्लस, तो ये बेसिकली i में 1 हो चुका है। सही है। ये बेसिकली एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, लेकिन इस ऑपरेटर को हम कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होती है कि आपका जब सारा ऑपरेशन हो जाता है तो उसके बाद इसमें क्या करता है? +1। अब ये पोस्ट इंक्रीमेंट क्या है, ये हम थोड़ा आगे जाके दोबारा पढ़ेंगे कि इस पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या है। अभी आपको बस सिंपल इतने समझने की जरूरत है कि इसमें सिंपल क्या हो जाता है? +1। इसके अलावा हम अगर इसको फिर से यूज करते हैं और अब हम i की वैल्यू चेक करें तो क्या है? 2। बिल्कुल वही काम हो रहा है जो हमने i इज इक्वल्स टू i प्लस 1 में चेक किया था। ये बस उसकी क्या है? शॉर्ट फॉर्म। एक और चीज है, हम कहते हैं i की वैल्यू क्या है? 5। अगर मैं i के साथ लिखता हूं क्या? माइनस माइनस, तो अब मैं i की वैल्यू चेक करूंगा तो क्या हो गई? 4। अब मैं इसको दोबारा चला रहा हूं तो अब i की वैल्यू क्या हो गई? 3। तो वो इंक्रीमेंट है और ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये उसका ऑपोजिट है। अगेन ये पोस्ट डिक्रीमेंट है। अच्छा, पोस्ट और प्री का मतलब पता है? पोस्ट बाद में होती है। सिम्स आपने देखी है? तो सिम, आपकी जो नॉर्मल सिम होती है उसको वो कहते हैं प्रीपेड। प्रीपेड सिम जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं उसको हम कहते हैं प्रीपेड। और जो थोड़े वो बिजनेस वाले लोग होते हैं वो लोग जो सिम इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं पोस्ट पेड। प्रीपेड और पोस्ट पेड में क्या फर्क होता है कि आपको प्रीपेड सिम के अंदर पहले बैलेंस डलवाना पड़ता है, फिर आप बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपने पैकेजेस कर सकते हैं। पोस्ट पेड में क्या होता है? माहाना बिल आता है, मतलब आप पहले कॉल कर लो, पहले मैसेजेस भेज लो, आपका महीना खत्म होगा तो आपके घर पे उसका बिल आता है। इसको पोस्ट पेड सिम कहा जाता है। जो नॉर्मली कंपनी की सिम्स आपको मिलती हैं, जो कंपनी आपको देती है किसी काम के लिए, वो नॉर्मली पोस्ट पेड टाइप ऑफ सिम होती है, क्योंकि कंपनी जो होती है उनका पेरोल जो होता है वो माहवार होता है, वो एक महीने में सारे अपने बिल जो है वो क्लियर करते हैं। तो मोबाइल की कंपनियां जो है वो पोस्ट पेड और प्रीपेड सिम देती हैं। तो प्री का मतलब होता है कि पहले, देखो प्रीपेड के पहले पे करो, और वो है पोस्ट पेड तो बाद में पे करना, पहले बात कर लो बाद में पे करना। तो यहाँ पे भी ये जो चीज है ये है पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट कैसे मुझे पता लग रहा है कि ये पोस्ट है? क्योंकि माइनस माइनस और प्लस प्लस आई के बाद है। अगर ये आई से पहले लिखा होता तो ये क्या होता? प्री इंक्रीमेंट। और इन दोनों में फर्क क्या है कि सारा कोई भी आपने काम करवाना था, कोई भी कोड चलाना था, वो पहले वो कोड चलेगा, उसके बाद इसमें क्या होगा? +1। इसलिए हम इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। तो जिनको ये बात समझ आई वेल एंड गुड, जिनको थोड़ी बहुत इसमें कंफ्यूजन है ये आगे चल के क्लियर आउट हो जाएगी जब हम लोग इसको एक्चुअली सॉल्व करेंगे। जितनी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए थी आपके ऑपरेटर्स वगैरह के लिए वो आपको तकरीबन आ चुकी है। आपको डेटा टाइप्स का भी आइडिया है, सही है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं किसमें? इफ स्टेटमेंट्स। इफ स्टेटमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह क्या है कि आपके पास ज़्यादातर जो प्रोग्रामिंग में काम होता है वो किन पे होता है? कंडीशंस पे, कि ये कंडीशन फुल हो जाए तो ये कर दो, वो कंडीशन फुल हो जाए तो वो कर दो, अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाए तो ये कर दो। तो ज़्यादातर जो काम प्रोग्रामिंग में होता है वो क्या होता है? कंडीशंस। और आपको पता है जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहा जाता है कि कुछ भी नहीं है, बस इफ एल्स की कंडीशंस है। क्योंकि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है? उसमें अकल तो नहीं है।
अच्छा, तो हम बात कर रहे थे इफ स्टेटमेंट्स की। तो हमने ये बात की कि ये सिंपल क्या चीज़ है कि हम बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कह रहे हैं कि एक कंडीशन फुलफिल हो तो उस कंडीशन के बेसिस पे हम क्या काम करवाना चाहते हैं। अगर वो कंडीशन फेल हो जाए तो उसके बेसिस पे हम क्या काम करवाना चाहते हैं। तो सिंपल, बहुत इजी इसका सिंटैक्स है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इफ। अगर आप जानते हो तो इंग्लिश में इफ का ही मतलब होता है कि कंडीशन, कोई कंडीशन आने वाली है कि अगर ये काम हो तो ये होगा, उस पर हम इफ यूज करते हैं। तो आपने इफ लिखना है और पहले आपने एक पैरेंथेसिस या आपने राउंड ब्रैकेट्स का यूज करना है और उसके बाद क्या यूज करना है, कर्ली ब्रैकेट। ये जावास्क्रिप्ट में एक कंडीशन का ये कन्वेंशन है, सिंटैक्स है कि वो क्या कहता है कि नॉर्मली जैसे कि हमारा था पहले फंक्शन, तो फंक्शन में पहले नाम था, उसके बाद राउंड ब्रैकेट थे और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट थे। जो नॉर्मली कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं वो होती है बॉडी, मतलब जो भी आपने फाइनली कोई काम कराना होता है तो नॉर्मली वो हम किस में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में। और आपको कोई ना कोई कंडीशन देनी होती है तो आप नॉर्मली किस में देते हैं, ब्रैकेट्स में। जिस तरीके से फंक्शन में हम जो आपके पास वेरिएबल पास कर रहे थे वो किस में कर रहे थे, राउंड ब्रैकेट्स में। तो अब इसमें हम कंडीशंस क्या क्या दे सकते हैं और किस तरीके से देते हैं। सबसे पहले हम काम करते हैं, सिंपली इसको क्या देते हैं, ट्रू। ट्रू देते हैं और हम लोग कंसोल लॉग करा लेते हैं। सही है, तो हमने एक सिंपल सी इफ स्टेटमेंट रखी है और इफ स्टेटमेंट में हमने उसकी जो कंडीशन थी, कंडीशन में मैंने क्या पास कर दिया, ट्रू। यानी कि मैंने कोई कंडीशन नहीं दी है, मैंने डायरेक्टली उसको बोल दिया है कि जो भी कंडीशन थी वो उसका जवाब क्या है, ट्रू है। और उसको मैंने बोल दिया है कि कंसोल लॉग करो कंडीशन इज ट्रू, और उसके बाद कंडीशन अलर्ट क्या कर दो, कंडीशन पास कर दो। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसको चला रहे हैं तो हमारे पास कंसोल लॉग में क्या आ रहा है, कंडीशन इज ट्रू, और हमारे पास अलर्ट में क्या आ रहा है, कंडीशन पास्ट। एक और काम करते हैं, इसको अब हम ट्राई करके देखते हैं। फॉल्स, अब पहले ट्रू था, अब क्या है, फॉल्स। तो अब हमने इसको एंटर किया तो ये फॉल्स होगा, तो यहाँ पे ना हमारा अलर्ट चला और ना ये कंसोल लॉग चला। मतलब इस ब्रैकेट्स के बीच में अब जो भी कोड था अब नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल आपके पास इफ एल्स की कंडीशन है। इफ हमेशा तब चलेगा जब कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ का कोई भी कोड नहीं चलेगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर कंडीशन फॉल्स हो और मुझे यूजर को बताना हो कि कंडीशन फॉल्स हो चुकी है तो हम क्या करेंगे। जैसे कि अब मैं इसको बोलता हूं कि भाई कंडीशन फॉल्स है। अब ये वाला कोड तो सिंपल तब चलेगा जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन इज ट्रू। अब ये क्या है, कंडीशन इज फॉल्स। तो अब मैंने क्या किया है कि जैसे ही ये वाला पैरेंथेसिस खत्म हुआ, ठीक है, उसके बाद हमने एल्स लिखा और एल्स के बाद हमने ब्रैकेट बना लिए और उसके अंदर हमने लिख दिया console.log कंडीशन इज फॉल्स। यानी कि इस दफा जब हमने लिखा एल्स तो हमने ये वाले ब्रैकेट नहीं दिए, हमने डायरेक्टली क्या दे दिया, कर्ली ब्रैकेट्स। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि कंडीशन सिर्फ यही बतानी जरूरी है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या चल जाएगा, एल्स चल जाएगा। अगर आप इंग्लिश का वर्ड जानते हो तो एल्स का मतलब होता है कि ये, अगर ये ना हो तो ये एल्स। तो अब हम अगर इसको चला रहे हैं एंटर मार के तो हमारे पास कौन क्या चल रहा है, कंडीशन इज फॉल्स। इसका मतलब है कि कंडीशन फॉल्स हुई तो उसने ये वाला कोड चला दिया। ठीक है, अब ज़रा इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करते हैं। हम इसको करते हैं कि भाई ABC इक्वल टू ABC 1।
अब हमें दिखने से ही पता लग रहा है कि ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो जब हम एंटर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम इसके सिंटैक्स को लिखें तो इसका सिंटैक्स कुछ ये है, इफ राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट उसके बाद एल्स उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, तो ये इसका सिंपल सिंटैक्स है। ये बात समझ आ रही है? बस इस सिंटैक्स को पहले तो याद रखिएगा कि ये इसका सिंटैक्स होता है। अब एक और काम करते हैं, हम बोलते हैं कि नेम इट इज इक्वल्स टू, बल्कि नेम नहीं बोलते, नंबर इट इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, अब फर्ज करें कोई नंबर है वो 50 है, वो वेरिएबल में सेव हुआ हुआ है, किसमें, नम में। मैं कहता हूं इफ नम इज ग्रेटर देन 50 तो कंसोल लॉग और हमने लिखा एल्स सेट हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं कि नम अगर बराबर बड़ा हो किससे, 50 से, तो उसको कंसोल करा दो यू आर टू ओल्ड, और अगर ये फेल हो जाए यानी कि इससे कम हो तो क्या चला दो, वेलकम। अभी नम क्या था, 50 ही था, तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है, तो क्या चलना चाहिए, वेलकम चलना चाहिए। जब हमने किया तो क्या चला, वेलकम चला। बहुत सिंपल सी अप्रोच है, बहुत आसान है, लेकिन स्लो स्लो और मुश्किल होता जाता है ये। अभी काम करते हैं, सिंपल सा एक ऐप बनाते हैं। ऐप क्या बनाते हैं, थोड़ा सा काम कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट एंटर योर यूजर नेम, बल्कि माय यूजर इट इज इक्वल्स टू यूजर, और यूजर नेम है मेरा एक चले कि 1, और इसका पास है हमारे पास ABC123। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक यूजर है और उसका पासवर्ड है। अब मैं कहता हूं कि एक प्रॉम्प्ट चलाओ। प्रॉम्प्ट क्या होता था, ऊपर से एक अलर्ट की तरह एक छोटा सा बॉक्स आता था, उसके अंदर हम टाइप कर सकते थे। हमने लिखा यूजर नेम और हमने लिखा पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड। अभी हमसे पूछ रहा है कि अपना यूजर नेम दो, पासवर्ड दो, लेकिन अभी इसको नहीं देते क्योंकि अभी हमें काम करना है। और इसके बाद हम लोग चलाते हैं, हम कहते हैं कि इफ यूजर नेम इक्वल टू माय यूजर डॉट यूजर console log the user is present, else console.log user not found। एक बहुत सिंपल सा काम किया है। हम क्या कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट के थ्रू हम क्या रिसीव कर रहे हैं, यूजर नेम, और क्या रिसीव कर रहे हैं, पासवर्ड। तो हमने कहा यूजर नेम इक्वल टू माय यूजर, वो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था। ऑब्जेक्ट कैसे पता लग रहा है, डॉट है, तो माय यूजर के अंदर एक प्रॉपर्टी है यूजर की। मैं कह रहा हूं अगर ये बराबर हो जाए किसके, यूजर नेम के, तो बोल दो द यूजर इज प्रेजेंट। अगर ये ना हो तो क्या बोल दो, यूजर नॉट फाउंड। हमने किया एंटर, अब बोल रहा है एंटर योर यूजर नेम। यूजर नेम में हम कहते हैं अखलाक 1 और हम कहते हैं पासवर्ड। तो आंसर क्या है, और ये सही है। ये क्यों सही है, क्यू कैपिटल दिया था, क्योंकि अगर हम यूजर नेम को देखें तो इसके अंदर क्यू कैपिटल है और माय यूजर का जो यूजर है उसमें क्यू स्मॉलर है। ठीक है, तो कंडीशन फेल हुई
तो आपके पास उसने एल्स चला दिया, ठीक है। अभी हमारे पास सिर्फ ये यूजर चेक कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ क्या एक और चीज क्या चेक करनी चाहिए, पासवर्ड भी चेक करना चाहिए। तो अब थोड़ा सा कोड क्योंकि बड़ा हो रहा है तो हम इस पे काम करते हैं। फंक्शंस का हमने कर लिया था, अब हम कहते हैं इफ एल्स कंडीशंस, ठीक है। इफ क्या अब हमने क्या किया हुआ है कि हमने एक तो नई फाइल बना ली, सबसे पहले तो वो फाइल कनेक्ट कर दी यहाँ पे। अब इफ एल्स में क्या है कि जब ये स्क्रिप्ट चलेगी तो सबसे पहले कि वो क्या चलाएगा, प्रॉम्प्ट, और वो मुझसे यूजर नेम मांगेगा, उसके बाद पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद वो यूजर नेम को चेक करेगा, अगर यूजर नेम बराबर हुआ जो मेरा सेव हुआ हुआ यूजर नेम है। अब वो सेव हुआ हुआ यूजर नेम तो यहाँ पर है, तो इसका मतलब है मुझे ये भी यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा और ये मुझे यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, और इसको मैं बोलूंगा var, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये सेव कर रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रॉम्प्ट चला रहा हूँ, जो भी जवाब आ रहा है किसमें सेव कर रहा हूँ, यूजर नेम और पासवर्ड में। उसके बाद मैं यूजर नेम को बराबर कर रहा हूँ किससे, माई यूजर डॉट यूजर से। अगर ये बराबर हो गया तो अब मैं उसको कह रहा हूँ कि उसके बाद इफ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक इफ के अंदर दूसरा इफ बना रहा हूं। इसको क्या कहते थे, नेस्टिंग या नेस्टेड। तो अब मैं नेस्टेड इफ बना रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर ये इफ पास हो जाए तो इसकी बॉडी में एक और इफ चलाओ, ठीक है। और ये एक और इफ क्या करेगा, पासवर्ड को चेक करेगा किसके साथ, माई यूजर डॉट पास के साथ। अगर ये पास हो जाता है तो आप लिखोगे console डॉट लॉग द यूजर हैज बीन वेरीफाइड, ठीक है। अब इसके अंदर भी मैं एल्स लिख सकता हूं। आपने एक चीज नोट की कि एल्स ऑप्शनल है, आप एल्स लिखो ना लिखो वो आपसे पूछता नहीं है, लेकिन अगर आप इफ लिख रहे हैं तो राउंड ब्रैकेट लगाना और कर्ली ब्रैकेट लगाना लाजमी है, और राउंड ब्रैकेट के अंदर कोई ना कोई कंडीशन देना भी लाजमी है, वरना आपको एरर देगा। लेकिन जो एल्स है वो क्या है, कंडीशनल है। मतलब आप अगर एल्स देना चाहते हैं तो आप दें, वरना नहीं देना चाहते तो आप ना दें। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ये कंडीशन पास हो तो ये काम हो, अगर आप सिर्फ इतना काम चाहते हैं तो फिर एल्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन पास हो तो ये वाला काम हो, अगर ये कंडीशन फेल हो तो ये वाला काम हो, तो आपको एल्स देना लाजमी हो जाता है। अब हम एल्स में देते हैं पासवर्ड नॉट मैच्ड। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यूजर नेम तो इक्वल हो गया था, सबसे पहले वो ये कंडीशन चेक करेगा। अब ये कंडीशन पास होगी तो वो इधर आएगा ना, जब ये वाली कंडीशन पास नहीं होगी तो वो डायरेक्ट कहां चला जाएगा, इधर। यानी कि ये वाला जो कोड है ये सिर्फ तब चल सकता है जब ये वाला कोड पास हो, यानी कि यूजर नेम का बराबर होना लाजमी है। अभी हमसे पूछ रहा है हमारा यूजर नेम दो, हम इसको कहते हैं एक चले Q1। अब लेट्स से कि हम पासवर्ड में हम गलती करते हैं, हम कहते हैं ABC1 और हम डॉट करते हैं, तो हमारा console log में कुछ ना कुछ आया होगा, तो वो क्या कह रहा है, पासवर्ड नॉट मैच्ड, क्योंकि हमने यूजर तो बराबर किया था। अगर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यूजर नेम में दे देते हैं कुछ भी उल्टा सीधा, हालांकि उसमें पासवर्ड अगर हम इसको दे देते हैं ABC123 कुछ भी दे दिया मैंने, तो अब अगर हम लोग इसके इंस्पेक्ट में जाते हैं तो हम बस क्या आ रहा है, यूजर नॉट फाउंड।
इसका मतलब वो सबसे पहले यूजर चेक कर रहा है, अगर यूजर पास हो रहा है तो क्या चेक कर रहा है, पासवर्ड, वरना वो पासवर्ड तक जा ही नहीं रहा, उससे पहले ही क्या कर दे रहा है कि भाई ये यूजर तो है ही नहीं, और यही चीज सेंसिबल है। अगर यूजर है ही नहीं तो पासवर्ड मैच कराने का क्या तुक बनता है, अगर पासवर्ड मैच हो भी गया तो यूजर तो सेम नहीं हुआ ना, तो यूजर सेम नहीं हुआ तो उसने एरर थ्रो कर दिया कि आपका यूजर नॉट फाउंड। अब ये काम हुआ कैसे, ये हुआ नेस्टिंग से। अगर इसको थोड़ा सा आप अलग करा के देखें तो ये बिल्कुल अलग इफ एल्स है और ये बिल्कुल एक पूरा अलग इफ एल्स है, लेकिन ये इफ एल्स सिर्फ तब चल सकता है जब ये वाली कंडीशन पास हो जाए। ये बात समझ आ रही है? अब हम एक और काम करते हैं। अब ये तो आपको समझ आ रही है कि ये पासवर्ड, आपका जो लॉगिन सिस्टम होता है, ये बिल्कुल वही वाला काम है कि जब आप लॉगिन करवा रहे होते हैं तो यही एग्जैक्ट सेम काम हो रहा होता है। हम एक काम करवाते हैं कि इसको हम लोग करते हैं कमेंट, अब हम कहते हैं var num1 it is equals to 21, var num3 num2 it is equals to 25, और हमारे पास if कंडीशन है। अब if कंडीशन क्या है कि अगर num1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है 5 के, ठीक है, एंड num1 is less than and equal to 12, तो console log क्या कर दो, this is in our range। अगर ये कंडीशन पास ना हो तो else करो, और else में क्या लिखो, दिस इज नॉट इन आवर रेंज। अब जरा इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे चला लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आया, नॉट आवर रेंज। अब आपके पास ना एक लॉजिकल गेट्स का कॉन्सेप्ट है। लॉजिकल गेट्स आप नॉर्मली यूनिवर्सिटी टाइम में भी बहुत पढ़ते हो। लॉजिकल गेट्स क्या होता है कि आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो दो चीज़ों को कंपेयर करता है, एक कंडीशन बनाता है, सही है। अब इसका वैसे आसान लफ्जों में इसका बात बताएं तो ये क्या है कि ये जो एंड है, मैथमेटिक्स में जब आप कह रहे हो एंड, तो आप बेसिकली क्या कह रहे हो कि ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों का ट्रू होना लाजमी है। एंड का क्या मतलब होता है कि पहली और दूसरी कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला काम होगा, वरना नहीं होगा। अब ये कैसे, इसको जरा चला के देखते हैं। हम कहते हैं कि ट्रू एंड ट्रू, तो इसका आंसर क्या आया, ट्रू। अगर हम कह रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स, तो इसका जवाब क्या आया, क्यों, क्योंकि एक कंडीशन क्या हो चुकी है, फॉल्स। तो पहली वाली ट्रू है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरी वाली ट्रू फॉल्स हो गई तो मतलब आपका फाइनल आंसर फॉल्स। इसके बाद फॉल्स एम्परसेंड ट्रू, तो भी इसका आंसर क्या है, फॉल्स। और लाजमी सी बात है फॉल्स एंड फॉल्स का आंसर क्या होगा, फॉल्स ही होगा, सही है। इसको हम क्या कहते हैं, लॉजिकल गेट्स। कि एंड ऑपरेटर है ये बताता है कि जो आपकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, दोनों ट्रू होनी चाहिए, तो ही आपका काम होगा। यानी कि आपका आंसर ट्रू तभी आ सकता है जब दोनों कंडीशन सही हो, ट्रू हो। एक और ऑपरेटर होता है, इसको क्या कहते हैं, और गेट कहते हैं इसको, या और ऑपरेटर कहते हैं। अब और ऑपरेटर क्या करता है, ये थोड़ा सा इजी है एज कंपेयर टू एंड। एंड बड़ा सख्त है, वो बोलता है दोनों कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है, दोनों ट्रू हुई तो काम होगा वरना नहीं होगा। और ऑपरेटर बड़ा इजी है, और कहता है कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गई तो फाइनल कंडीशन ट्रू होगी। अब दोनों ट्रू है तो लाजमी सी बात है क्या आंसर आएगा, ट्रू ही आएगा। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गई तो भी आंसर क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। बात समझ आ रही है। अब ये कंडीशंस बनाना आप शुरू करेंगे, जो कि मेन, जो इफ एल्स के अंदर इफ एल्स लिखना आसान है, इफ एल्स के अंदर उसकी कंडीशंस बनाना मुश्किल है, कि उसकी कंडीशंस को आप कैसे समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब जरा इस पे वापस आते हैं। अब इसका मतलब बताएंगे क्या है
कि ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि बीच में क्या है, एंड है, यानी कि ये वाली और ये वाली कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होगी तो ये वाला इफ नहीं चलेगा। अब देखें पहली कंडीशन क्या कह रही है, कह रही है कि जो आपका num1 है वो बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए किसके, 5 के। तो num1 क्या है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। अब ये वाली कंडीशन देखते हैं, कहता है कि num1 छोटा होना चाहिए किससे, 12 से। तो ये वाली यहाँ पे ये वाली कंडीशन 21 है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू या फॉल्स, फॉल्स हुई। तो बेसिकली ये पता लग रहा है कि ये वाली कंडीशन दोनों तब पास होंगी जब नंबर आपका हो 5 या आपका नंबर हो 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। जब आपके पास ये वैल्यूज होंगी तो इससे ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। अब मैंने 5 और 12 क्यों रखा है, क्योंकि यहां पे क्या है, इक्वल टू है। अच्छा इसको ट्राई कर लेते हैं। अब हम कहते हैं num1 को बराबर कर दो, इनमें से कोई वैल्यू चूज कर लेते हैं 9। तो हमारे पास आंसर क्या आया, दिस इज इन आवर रेंज। क्यों, क्योंकि ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। इसका मतलब है कि अगर मैं 5 से छोटा जाऊंगा तो ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, अगर मैं 12 से बड़ा जाऊंगा तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो मुझे 5 और 12 के दरमियान रहना है, सही है, लेकिन 5 और 12 इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करें तो हम ये काम कर सकते हैं कि हम उसको बोल सकते हैं कि एक बच्चा है, हमारे पास एक बच्चा है, उसके वार स्टूडेंट, उसके मैथ्स में जो नंबर हैं वो हैं 95, उसके उर्दू में जो नंबर हैं वो हैं 74, और जो उसके इंग्लिश में नंबर हैं वो है 79, और मैथ्स उर्दू इंग्लिश और क्या हो गया, फिज़िक्स में जो उसके नंबर हैं वो हैं 94। अब एक हमारा बच्चा है जिसके पास ये सारे मार्क्स हैं, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम बोलते हैं इफ मैथ्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 95 एंड फिजिक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 90, तो कंसोल लॉग कर दो you are admitted in engineering else। अब else है हमारे पास, सही है। अब else के अंदर एक और if है, और इस if में वो कह रहा है कि अगर मैथ्स के नंबर आपके पास अबव 80 हैं और फिजिक्स में आपके पास हैं 75, तो अब आप इसमें आ सकते हैं CS। अगर ये भी फेल हो गया तो एक और एल्स है, ठीक है, एक और एल्स है, और हम कह रहे हैं इसमें एक और इफ, और हम कह रहे हैं कि अगर इसके नंबर इंग्लिश में ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू हैं 75 एंड इसके उर्दू में नंबर ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू हैं, लेट्स से के 75, तो console.log हम इसको कह देते हैं you are admitted in linguistics
लिंग्विस्टिक्स एल्स अगर इसमें आ जाए तो हम इसमें लिख सकते हैं console.log you are only eligible for BA। सही है जी, बड़ा ख़तरनाक सा एक प्रोग्राम है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल क्या है, इफ एल्स और इफ एल्स है, बस इफ एल्स का एक मजमा है। अब हम सिंपली क्या करते हैं कि भाई ये जो हमारा स्टूडेंट है इसमें हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, इसको फ़िलहाल एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं यहाँ से, ज़्यादा मुश्किल नहीं करते, सिंपल से हमारे पास ये ठीक है। तो हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं और कुछ हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है। हमारे पास इस चीज़ को चलाने के लिए ब्राउज़र ओपन है, तो हमारे पास क्या शो कर रहा है, यू आर एडमिटेड इन इंजीनियरिंग। क्यों? क्योंकि आपके मैथ्स में किससे ज़्यादा होने चाहिए 95 और फिजिक्स में किससे ज़्यादा होने चाहिए 90, जो कि यहाँ पे कंडीशन फुलफिल कर रही है। लेट्स से कि हम कर लेते हैं इसमें 89, फिजिक्स में हमने क्या कर दिया 89, तो अब हमें इसने किस में डाल दिया, यू आर एडमिटेड इन CS। क्योंकि जब ये कंडीशन फेल हुई, जब ये इफ फेल हुआ, तो वो किस में चला गया एल्स में। अब एल्स में जब उसने चेक किया कि मैथ्स में 80 से ज्यादा है, यही है, उसके बाद फिजिक्स में किससे ज्यादा है 75, तो यानी कि 89, तो ये भी सही है, सही है। हमारे पास किस में आ गए हम लोग, यू आर एडमिटेड इन CS। उसके बाद हम करते हैं कि भाई हम लोग इसको और गिरा देते हैं, हम इसको देते हैं 70, हम इसको देते हैं 70, तो यह किस पे आ गया, यू आर ओनली एलिजिबल फॉर BA। उसकी वजह क्या है, जब ये वाली कंडीशन फेल हुई, यानी कि CS वाली कंडीशन फेल हुई, तो वो किस में आया एल्स में। एल्स में गया, उसने कैसे चेक किया कि इंग्लिश में कितने होने चाहिए 75, उर्दू में कितने होने चाहिए 75, लेकिन इधर उर्दू में क्या है 74 और इंग्लिश में क्या है 79। अब इंग्लिश वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई, लेकिन उर्दू वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि आपके पास कितने नंबर हैं 74 और उर्दू को चाहिए कितने 75 एंड अबव, तो क्यू के बीच में क्या थी एंड, तो ये वाली कंडीशन भी क्या हो गई फेल हो गई। जब वाली कंडीशन फेल हो गई तो आपके पास कौन सा फाइनली ऑप्शन बचा, यू आर ओनली एलिजिबल फॉर BA, ठीक है। तो ये एक तरह से आपके पास फ्लो ऑफ कंडीशन है, या हम इसको दूसरी जबान में कहते हैं डिसीजन ट्री। अब डिसीजन ट्री इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बेसिकली डिसीजंस हो रही हैं कंडीशंस के बेसिस पे, अगर ये चीज ट्रू हो जाए तो ये होगा, ये चीज ट्रू हो जाए तो ये होगा। इस तरीके से हम पूरा साइकिल के थ्रू आ जाते हैं और फाइनली जो हमें जवाब मिलता है उसको हम क्या कहते हैं डिसीजन ट्री, सही है। और डिसीजन ट्री बेसिकली एक बहुत पॉपुलर टेक्निक है फाइनेंस में। आपके जो CEOs वगैरह होते हैं उनके पास पूरे प्रोग्राम बने हुए होते हैं जिसमें वो अपनी कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स अपलोड करते हैं कि हमारा प्रॉफिट इतना रहा, सही है, हमारा रेवेन्यू इतना रहा, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट इतनी है, हमारे और वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, सही है, हमारे पास लायबिलिटीज इतनी है, हमारे पास डेट्स इतने, हमारे टैक्सेस इतने, हमारी मार्केटिंग इतनी। जब सब कुछ वो उसमें वैल्यूज पुट इन करते हैं और जब वो कहते हैं कैलकुलेट, तो वो सॉफ्टवेयर उनको बता देता है कि भाई आपको ये स्टेप्स लेने चाहिए। वो आप सॉफ्टवेयर को कुछ नहीं पता होता, वो सिंपल सॉफ्टवेयर एक फाइनेंस और कंप्यूटर साइंस के लोगों ने मिलकर बनाया हुआ होता है। फाइनेंस वाले कंप्यूटर साइंस वाले को बताते हैं कि जब ये चीज की कंडीशन ये हो जाए तो ये करना चाहिए, जब इसकी कंडीशन ये हो जाए तो ये करना चाहिए। अब क्योंकि आप लोगों ने उसका एक प्रोग्राम बना लिया तो ये सारा काम वो 1 सेकंड में कर लेगा। हालांकि अगर यही काम एक इंसान कर रहा होता तो वो तो 1-2 घंटे लेता, क्योंकि वो एक एक वैल्यू को कैलकुलेट करता, एक एक फॉर्मूला को कैलकुलेट करता, फिर उसकी कंडीशन चेक करता, फिर आगे बढ़ता, फिर आगे बढ़ता, फिर आगे बढ़ता, और वो आकर फाइनली उसको जवाब मिलता। अब ये क्योंकि प्रोग्राम है, इसमें आप बस नंबर बदल रहे हैं और आपको जवाब दे रहा है कि ये क्या होगा। तो इस तरीके से वो जो आपका CEO है वो टेस्ट भी कर सकता है, वो जानबूझ के वैल्यूज को आगे पीछे करके भी देख सकता है कि अच्छा अगर हम प्रॉफिट को 80% ले गए तो हमारा क्या फायदा होगा,
अगर प्रॉफिट को हम 50% ले गए तो क्या फायदा होगा। एक होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम कहते हैं कि आप दो, अगर आपके पास ऑफर्स हैं या दो कंपनीज हैं, वो कोई प्रोजेक्ट करने वाली हैं, तो आपको फाइनली दोनों कंपनीज में से कोई एक कंपनी को सिलेक्ट करना है, तो आप उसको कैसे सिलेक्ट करोगे। तो उसका भी पूरा डिसीजन ट्री होता है, और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी और दूसरी इंडस्ट्री में भी, कि आप एक कंपनी को कैसे वो आप एवेल्युएट करते हो। अब हर सिस्टम के, हर कंपनी के अपने पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि अगर आपका एक फ्रीलांसर है, अगर उसके $1000 से ज्यादा की अर्निंग है, तो जैसे कि आपने उसको 45% के मार्क्स दे दिए या 45 मार्क्स दे दिए। अगर उसके $10,000 से ऊपर है तो आपने उसको 80 मार्क्स दे दिए। अगर उसकी JSS स्कोर जो है वो अबव 80 है तो आपने उसको 15 मार्क्स और दे दिए। इससे कर करके फाइनली आपको क्या मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगा। वो वैल्यू आपको बताएगा कि कौन सा प्रोग्रामर के पास आपको काम लेके जाना चाहिए। और यही इसी तरीके से आपके बनते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम। आपने नोट किया है कभी आप गूगल, फेसबुक पे या गूगल पे या यूट्यूब पे कोई चीज सर्च करते हैं, कुछ गाने देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो उसके सिमिलर गाने और सिमिलर वीडियोस या ड्रामे आपको साइड में दिखाना शुरू कर देता है। ये बिल्कुल, ये कैसे कर रहा है, ये रिकमेंडेशन सिस्टम उसको कैसे चल रहा है, सिंपल आपकी कंडीशन से। वो बस देख रहा होता है कि भाई ये इस बंदे ने साइंस फिक्शन की वीडियोस देखी हैं, हाँ देखी हैं। साइंस फिक्शन में कौन सी कैटेगरीज देखी हैं, ये वाली देखी हैं। इस कैटेगरी में भी इसने कितनी देर तक कौन सी वीडियो देखी, अगर इसने 3 मिनट से ज्यादा वीडियोस देखी तो ये वाली वीडियोस उसको रिकमेंड कर दो। अगर उसने 3 मिनट से कम देखी तो ये वाली वीडियोस उसको रिकमेंड ना करो। समझ रहे हैं? इस तरीके से आप कंडीशन बना बना के कोई भी काम कर सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है? देखिए अभी भी इसमें थोड़ी बहुत और भी चीजें जो इफ एल्स कंडीशन में रहती हैं, लेकिन स्टार्टर के तौर पे आपके लिए ये बहुत इंफॉर्मेशन है। लेकिन अभी आप एक चीज देख रहे हैं कि ये थोड़ा बहुत अब कॉम्प्लेक्स कंप्लेक्शन की तरफ बढ़ता जाएगा। अब इसको आपने समझ लिया है, ये आपको कैसे पता लगेगा? ये आपको ऐसे पता लगेगा कि आप इस तरीके से कुछ भी इफ एल्स कंडीशन लगा के कोई चीज बनाए और आप उसको चलाए बगैर बता दें मुझे कि यहाँ पे अगर ये वैल्यू होगी तो ये जवाब आएगा, अगर ये वैल्यू होगी तो ये जवाब आएगा। यानी कि आप अपने दिमाग में पूरी की पूरी कंडीशन सॉल्व कर लें तो आप समझ जाएं, आपको इफ एल्स कंडीशंस अब बेहतर आती हैं, वरना आपको नहीं आती। बात समझ आ रही है? एक चीज तो ये है। अच्छा, एक